पहला टारगेट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 12 का। आप देखोगे तो नगरीकरण नाम का एक चैप्टर है, ठीक है। या इसी से बिहार ऐसा ही बेस पर एक मेंस में 1799 में एक सवाल भी आया था नगरीकरण को लेके, ठीक है। तो चलिए, अच्छा हो, कंप्लीट हो। पहला सवाल आता है यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास किस वर्ष बसे। एजेंट की बात, मद्रास में कैसे बसे, एजेंट से लेके तो 1739 में। कलकत्ता में कब बसे, तो निब्बा, कलकत्ता में निब्बा, कलकत्ता में निब्बा 1690 में कलकत्ता में निब्बा आया। और 1639 में मद्रास में बसे। और यहीं पर एक किला बना है जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। दूसरा है ब्रिटेन के राजा बम्बई किसके देश के शासक से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, तो मुंबई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। 1661 में पुर्तगाल से प्राप्त हुआ था, ठीक है। फिर से यहाँ पर है औपनिवेशिक काल में पहले मद्रास, कोलकाता, बम्बई मूलतः किस प्रकार के गांव थे, मत्स्य ग्रहण के गांव थे और बुनाई के गांव थे। दिखाए गए फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास दक्षिण पश्चिम अवलोकन नामक चित्र थॉमस तथा विलियम डैनियल ने किस वर्ष प्रकाशित किया। थॉमस और विलियम डैनियल कौन प्रकाशित करा चित्र, फोर्ट सेंट जॉर्ज का। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है इसका चित्र थॉमस और विलियम। सबसे पहली बात तो ये बना ही कब था, 1639 में। तो इसका चित्र प्रकाशित हुआ फ्रांसीसी क्रांति के समय 1798 में, 1798 में, ठीक है। एक सेकेंड, फिर यहाँ पे ब्रिटेन के राजा बम्बई किस वर्ष दहेज के रूप में मिला, 1661। अब एक साथ बम्बई भी मिला। अब इस पेज से सवाल, ठीक है। औपनिवेशिक स्थापत्य और उस पर वैचारिक प्रभुत्व को लेकर, ठीक है ना। गद्यांश के पहले भाग में उल्लेख है कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक मद्रास, मुंबई, कलकत्ता में नए शासकों यानी कि ब्रिटिश द्वारा भव्य भवन और संस्थान की स्थापना की गई। इस औपनिवेशिक स्थापत्य कला का मुख्य वैचारिक उद्देश्य क्या था, वैचारिक उद्देश्य तो बी, राजनीतिक प्रभुत्व को प्रदर्शित करना, आर्थिक गतिविधि को नियंत्रित करना और अपने उद्भव पर स्पष्ट छाप छोड़ना। पारंपरिक भारतीय जो पारंपरिक भारतीय शैली को बढ़ावा देना, प्राचीन भारतीय कलाओं को पहचान रखना, इसके लिए क्यों करेगा, ये सब नहीं करेगा। अपना जो पॉलिटिकल है उसको स्टैब्लिश करना, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी हो रहा है उसको पहचान करना, ठीक है। ये होगा विकल्प बी सही है। और साथ ही याद रखें आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा नए शासकों को प्रभुत्व को दर्शाने के लिए संस्थान की स्थापना की गई। साथ ही याद रखने को कहा गया कि इसमें बोला गया, इसमें यह भी बात कि स्थापत्य हमारे विचारों का पत्थर, ईंट, लकड़ी, प्लास्टर के माध्यम से आकार देने में सहायक होता है, ठीक है। स्थापत्य सही में किसी के विचार का हाथी होता है। 1857 में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद मिर्जा गालिब के अनुसार लोगों ने क्या किया, जब दिल्ली पर अधिकार किया 11 मई को सेना दिल्ली पहुंच गई। 12 मई को क्या किया, बहादुर शाह जो जफर हैं, बहादुर शाह जफर, इसको अपना नेता घोषित कर इन्हें उपाधि भी दिया, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जब दिल्ली पे अधिकार हुआ तो मिर्जा गालिब के अनुसार लोगों ने क्या किया, तो बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शहर छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र की ओर और देवस्थल की ओर जाने लगे। मतलब अब उल्टा हो रहा है, शहर से कहाँ जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की ओर। शहर से कहाँ जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की ओर, क्योंकि जो शहर था वो युद्ध भूमि बन गया था, जिस कारण सभी को वहाँ जाना पड़ा।
अब इससे सवाल, 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये सब किसके लिए प्रसिद्ध था? कृषि उत्पादन, विदेशी व्यापार, सैन्य के अड्डे? नहीं, जो ये मुगल बना रहे मुगल द्वारा, ये किसके लिए होगा? जनसंख्या के केंद्रीकरण, विशाल भवन, शाही शोभा। ठीक है। मुगल काल में किसी व्यक्ति के आवास की स्थिति और आकार किस बात का संकेत मानता कि एक अमीर की स्थिति और प्रतिष्ठा क्या है? एक उसकी स्थिति और प्रतिष्ठा क्या है? कलात्मक रुचि? नहीं। एक से अधिक ऑप्शन भी नहीं होगा। मुगल राजधानी में नगरों की सुरक्षा और नियंत्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मुगल राजधानी में नगरों की सुरक्षा और उस पर कंट्रोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर की एक दीवार से घिरा होता था। सम्राट कहाँ होता था? एक किलेबंद महल में रहता था। जो सम्राट है इस किलेबंद महल में रहता था और जो नगर है आपका एक दीवार से घिरा रहता था। ठीक है। 1857 के बाद शाहजहानाबाद शहर की दीवारों के साथ क्या क्या किया गया? तो शाहजहानाबाद शहर कहाँ है? दिल्ली में। इसके शहर के चारों ओर दीवार बनाई गई और 1857 के बाद इसे ढा दिया गया। यहाँ पे 17वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य मुगलकालीन शहरों और दक्षिण भारत के नगरीय केंद्रों की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना के संदर्भ में आप कथन चुनिए, कौन सा सही है? ये जो मुगलकालीन शहर है, फिर से दक्षिण भारत के नगरीय केंद्र है, उसका जो प्रशासनिक है, सामाजिक है और आर्थिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आप कथन चुनिए। मुगल ये ठीक है, कौन सा सही होगा? पहला, आगरा, दिल्ली और लाहौर मुगल साम्राज्य के शाही प्रशासन और सत्ता के मुख्य केंद्र थे, जहां मनसबदारों और जागीरदारों को पूरे साम्राज्य में केवल एक निश्चित क्षेत्र में आवास रखने की अनुमति थी। देखो ये लाइन फॉल्टी लग रहा है, ये लाइन क्या लग रहा है? एक सेकेंड, ये लाइन फॉल्टी लग रहा है। निश्चित क्षेत्र में क्यों? जागीरदार है, मनसबदार है, आप किसी भी क्षेत्र में रख सकते हैं, तो निश्चित क्षेत्र में नहीं। मुगल शाही राजधानी में रहने वाले शिल्पकार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के निवासी और सेना के उपभोग के लिए एक विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते हैं। सेना के लिए, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में निवासी और सेना के लिए नहीं। सेना के लिए क्यों हस्तशिल्प उत्पादन करेगा? राजा के लिए करेगा ना, सेना क्या करेगा हस्तशिल्प का? चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग। दक्षिण भारत के शहर जैसे मदुरई, कांचीपुरम में मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि वो आर्थिक और व्यावसायिक केंद्र थे। ये बिल्कुल सही है। मुगलकालीन शहरों की सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान शासक वर्ग के साथ उसके संबंध से तय नहीं होता, बल्कि समाज में उसका स्थान पूरी तरीके से स्वतंत्र था। गलत है। समाज में कैसे पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा? कोई भी आदमी शासक से ही न तय होगा। तो केवल तीसरा सही है। ठीक है। अलग अलग भागों में रह सकते थे। ठीक है, अलग अलग भागों में क्षेत्र दिए गए, केवल एक निश्चित क्षेत्र में लिखा, ये गलत है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और गतिशीलता बढ़ेगा अलग अलग क्षेत्रों में देगा। तो फिर ग्रामीण अंचलों से अनाज शहरों और बाजारों की ओर निवासी और सेनाओं के लिए लाया जाता था। शिल्पकार कुलीन वर्गों के लिए बनाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो पता ही है, शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था थी, उसके अनुसार चलेगा लोग। फिर इस पेज से 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल राजधानी दिल्ली और आगरा के पतन के बाद किन नए क्षेत्रों के राजधानी का विकास हुआ? जब दिल्ली और आगरा का पतन हो गया, फिर किन नए क्षेत्रों का विकास हुआ? लखनऊ का, हैदराबाद का, सेरिंगपट्टनम का, पूना का। लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ोदरा, तंजौर, इन सभी का विकास होने लगा। पूछ सकता है, लखनऊ नवाब है, हैदराबाद नवाब है, सेरिंगपट्टनम टीपू है, पूना पेशवा है,
नागपुर, भोसले, बड़ोदरा, तंजौर, तंजमारा। ठीक है। फिर है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन के संबंध में मिलान करना है। जैसे जैसे यूरोप आए तो कंपनी स्थापना लगे। पुर्तगाली ने कब किया? तो 1510 में पणजी में। डच ने कब किया? 1605 में मछलीपट्टनम में। अंग्रेज ने कब किया? 1649 में मद्रास में। बिल्कुल सही है। कैसे याद रखेंगे? ये वाला याद कर लो। एक, पुत्र पंजा न लगा 10 बस। पुत्र पंजा न लगा 10 बस। तो 1510 में पुर्तगाल पणजी में, 1605 में मछलीपट्टनम डच, फिर ब्रिटिशर्स 1639 मद्रास। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली में किस पद पे कार्यरत थे? तो नेहरू के जो दादा थे गंगाधर नेहरू, वो 1857 के विद्रोह के पहले कोतवाल थे। दीवान नहीं मार के आ जाना। दीवान किसके थे? गांधी परिवार के। ये कोतवाल थे। फिर नेहरू के दादा का नाम पूछ रहा है, जो कि कोतवाल थे उस समय 1857 के समय, तो गंगाधर नेहरू। फिर देखो यही शब्द पूछा था बिहार एसआई में, गंज किसको बोलते हैं? तो गंज क्या होता है? जहाँ पे थोड़ा बाजार आता है, गंज बाजार। नाम सुने हो, मटन खाने कहते हैं। कस्बा किसको बोलते हैं? तो गांव को बोलते हैं। इस दोनों में अंतर पूछ रहा है। कस्बा ग्रामीण अंचल का एक छोटा नगर होता है। कस्बा ग्रामीण अंचल का एक छोटा नगर होता है। और गंज एक छोटा सा अस्थाई बाजार होता है। ठीक है, अस्थाई बाजार होता है। और कस्बा क्या होता है? एक छोटा नगर होता है। याद रहेगा। अब ये वाला कथन देखिए, 18वीं सदी के मध्य में भारत में हुए शहरी और आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में आप कथन चुने। मुगल सत्ता का क्रमिक पतन न केवल पुरानी मुगल राजधानियों का राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त किया, बल्कि इससे जुड़े व्यापारिक, प्रशासनिक और शिल्पकार वर्गों का क्षेत्रीय राजधानी की ओर पलायन भी हुआ। बिल्कुल ये सही है क्या? आपको सही लग रहा है? इससे जब मुगल सत्ता का पतन हुआ तो न केवल राजधानी का पतन हुआ, अब दिल्ली आगरा की जगह क्या होने लगा? कहीं और भी तो शिफ्ट होने लगा। हैदराबाद, तंजौर, लखनऊ, श्रीरंगपट्टनम, बल्कि पॉलिटिकल भी इस्टेब्लिशमेंट होने लगा। और इससे जुड़ा जो व्यापारिक और प्रशासनिक शिल्पकार वर्गों का क्षेत्रीय राजनीति की ओर पलायन भी हो गया। अब ये जो क्षेत्रीय राजनीति अब इधर न जाएगा, ये लोग जहाँ पे शक्ति आएगा, नए क्षेत्रीय शक्ति जैसे लखनऊ, हैदराबाद, ये सब पता है कि उदय होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप पूरे उपमहाद्वीप में समान रूप से आर्थिक केंद्रों का विकास और राजनीतिक स्थिरता बनी रही। कभी भी डेवलपमेंट किसी भी जगह होता है ना, तो एक कंटिन्यूस वे में नहीं होता है। होता है कि कोई सा क्षेत्र क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, कोई सा क्षेत्र क्या होता है, पीछे रह जाता है। तो कंटिन्यूस और एक सेम वे में बिहेवियर नहीं देखा जाता है। मान लीजिए बिहार में बहुत सारा जिला है, जब डेवलपमेंट हुआ कोई आगे बढ़ गया, कोई पीछे रह गया, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नए राज्यों के बीच निरंतर होने वाली लड़ाई के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर जैसे भारत के सैनिक उत्पन्न हुए, जिसमें कस्बों और गंज जैसे नई बस्तियों का विकास के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल, अगर नया राज्य बन रहा है, दो बन रहा है आपस में, तो आपस में लड़ाई होने लगा, जिसमें एक रोजगार ये निकला सेना वाला, जिसमें क्या हो गया, कस्बे बसने लगे, गंज बसने लगे। ये कस्बे और गंज बसने का मेन कारण क्या हो गया? यही कारण था। ठीक है। फिर यहाँ पर है 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्य का स्थान पूरी तरीके से अधिक शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्य ने ले लिया। बिल्कुल है कि यूरोपियों का सबसे मेन ताकत क्या था? तो जल वाला था। क्या था? जल वाला था। उनके पास नाव था, ये सबसे बड़ा ताकत है। फोर्थ सही है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अब यहाँ पे देखिए आपको कथन कारण का है, 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन और उनकी गतिविधियों के क्रमिक विकास के संदर्भ में आप जांच करें। 18वीं सदी के मध्य में भारतीय व्यापार तंत्र के इतिहास में गुणात्मक परिवर्तन आया, जहां व्यापारिक गतिविधियां पुराने मुगल केंद्रों से हट के नई तटीय केंद्र और क्षेत्रों की ओर केंद्रित होने लगी। बिल्कुल
कि इस सब में क्या हो गया, जो आपका मेन जो टाउन था केंद्र में, वो अब चलने लगा तट की ओर। लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, ये सब क्या है, पूना, ये सब क्या है, तटीय केंद्र और क्षेत्रीय केंद्र है। इधर ही पलायन होने लगा। इसी कारण क्या हो गया, कंपनी सब भी खुला। इसी कारण क्या हो गया, कंपनी सब भी खुला। कहाँ पे, 1510 में पणजी में पुर्तगाली द्वारा, मछलीपट्टनम में डच 1605 में, मद्रास में 1639 में, पौंडीचेरी में 1673 में। देखो पौंडीचेरी में कब, 1673 में। याद रखेंगे पौंडीचेरी में कब किया, पौंडीचेरी तो हो गया पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। हाँ, पौंडीचेरी में कब, 1673। पौंडीचेरी में कब, 1673। पौंडीचेरी की कहानी याद है ना आपको, पौंडीचेरी की कहानी याद है ना आपको, 1673। ठीक है, 1673 याद रहेगा। ये चीज आपको तो दरोगा में भी काम आएगा, 1799 में भी याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इससे अंग्रेजों ने शहरों के रख रखाव के लिए वार्षिक नगर कर वसूलने का कोशिश कब शुरू किया, तो 19 सेंचुरी के अंत में। 19 सेंचुरी के अंत में वो म्यूनसिपल टैक्स वसूलना शुरू किए। म्यूनसिपल टैक्स वसूलना शुरू किए। 18वीं सदी की शुरुआत में तो आए ही 19 सेंचुरी के करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है, एक सेकेंड, औपनिवेशिक काल में जो मैपिंग है और सर्वे है, इसका उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। आणविक वर्षों में औपनिवेशिक सरकार का मानना था कि किसी भी क्षेत्र पर प्रभावी प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए वहाँ की भौगोलिक बनावट और लैंडस्केप को समझना बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। शहर के नक्शों का मुख्य उपयोग केवल रक्षा संबंधी उद्देश्यों और सैन्य रणनीतियों के लिए किया जाता है। अरे गलत है। कभी वहाँ पर क्या आर्थिक संसाधन छुपा है, ये भी तो देखा जा सकता है। सर्वेक्षण के माध्यम से क्या यह एकीकृत जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं उसका उपयोग व्यापारिक संभावनाओं का आकलन करने और टैक्सेशन सिस्टम के लिए भी किया गया था। मतलब इकोनॉमिक भी होना चाहिए और आपका ये पॉलिटिकल भी होना चाहिए और आपका मिलिट्री वाला भी होना चाहिए। ठीक है, एक और 3 टाउन प्लानिंग के लिए भी करते थे, किस तरीके से टाउन प्लानिंग बसाना है, नगर नियोजन के लिए भी करते हैं। ठीक है, केवल शब्द क्या है, गलत है। अब यहाँ से भारत का पहला जनगणना कब हुआ, 72 बार बोले, पहली बार 1872 में हुआ। नियमित रूप से कब हुआ, 1881 में हुआ। अभी बताओ कि फ्रांसीसी ने पौंडीचेरी पे कब कब्जा किया, 1673 में। 1673 में। किस वर्ष में भारत में जनगणना एक नियमित हर 10 साल पे होने लगी, 1881 में। कच्छ जनगणना आयुक्तों के द्वारा बनाए गए वर्गीकरण की श्रेणियां अक्सर अतार्किक क्यों साबित होती है। जो जनगणना कमिश्नर है उसके द्वारा जो वर्गीकरण और श्रेणियां किए जाती है वो हमेशा इलॉजिकल क्यों होती है, क्योंकि लोग एक साथ कई तरह के काम, जैसे कि कोई कारीगर होता है, कोई व्यापारी होता है, वो दोनों होता है एक ही तरीके का काम करते हैं। ठीक है, जनगणना की आंकड़ा और प्रकृति के बारे में आपका मानसिक विश्लेषण क्या है। औपनिवेशिक काल में जनगणना केवल आबादी संख्या की गिनने का साधन नहीं थी, बल्कि इसने सामाजिक जानकारी को कृत्रिम और कठोर श्रेणियों में तब्दील कर दिया। हाँ, तो इस काल में जो जनगणना है केवल गिनने और संख्या गिनने का साधन नहीं था। जनगणना से क्या है, केवल संख्या गिनने का है नहीं ना। औपनिवेशिक अधिकारी भारतीय समाज की परिवर्तनशील और जो ओवरलैपिंग पहचानों को, मतलब एक लोग कहीं होता था एक बार में लोग दो दो काम करते थे तथा उन्हें निश्चित श्रेणियों में वर्गीकृत करने में पूरी तरीके से सफल हुए, नहीं इस ओवरलैपिंग को नहीं मिटा पाए। ये देखो, ये भी पॉइंट एग्जाम में क्या है, ये पॉइंट आपको पूछेगा कि सफल है नहीं, कि ये जैसे कि अब ये देखो, जैसे कि ये आदमी है, तब ये आदमी है कई बार कारीगर का भी काम कर रहा है और सेना का भी काम कर रहा है, तो इसको एक किस वर्गीकरण में रखा जाए, इसको इसमें रखा जाए कि इसमें रखा जाए, ये कन्फ्यूजन होता था ओवरलैपिंग का। ठीक है, तो इसमें सफल
सफल नहीं हुए पूरी तरीके से। ये डूफॉल है उस समय का जनगणना का। ठीक है, फिर यहाँ पे औपनिवेशिक काल में शहरीकरण और जनगणना के संदर्भ में आप विचार कीजिए। ठीक है, हमको पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती थी। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार जनगणना से प्राप्त तालिकाएं जाति, आयु, लिंग, इतिहास के सटीक और अचूक सच्चाई को बयां करती है। ये भी सही हो सकता है, नहीं। देखो यहाँ पे देखो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। जनगणना नियमित रूप से बोल रहा है 1881 से हुआ। वास्तविक रूप से कैसे हो जाएगा, हमको भी लग रहा था मिसलीडिंग हो सकते हैं आंकड़ा। कई बार जनगणना में मिसलीडिंग आंकड़ा तो दिया ही जाता है, झूठ झूठ। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि तीसरा, मुंबई के भौगोलिक विकास में 7 द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पे लैंड रिक्लेमेशन परियोजना का सहारा लिया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है और यही स्टेटमेंट आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा याद रखना है कि सबसे पहली बात, मुंबई में कितना द्वीप थे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये 7 द्वीप थे। ये कहाँ पे थे, कैसे याद रखेंगे, 7 थालापरे रीजन। अब इनका क्या किया जा रहा है, इनका क्या किया जा रहा है, लैंड रिक्लेमिनेशन। तो लैंड रिक्लेमिनेशन कहाँ पर किया गया, भूमि विकास परियोजना का, तो बम्बई में। भूमि विकास परियोजना कहाँ किया गया, बम्बई में। मुंबई में आपको आंसर कलकत्ता देगा, उसको नहीं मानना है। ये भी पता है कि जो मद्रास है सो 1639 में लिया अंग्रेज, और जो मुंबई है वो लिया था, बम्बई तो दहेज में मिला था 1661 में। ठीक है, तो इसी का रिक्लेमिनेशन कर रहा है अंग्रेज। ठीक है, अब यहाँ से जो जो सवाल बनेगा, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सोचो, क्रांति के समय किया गया, किसके समय, नहीं ये देखो गलत हो गया, 1878। ये आपको बिहार एसआई में भी पूछ सकता है, बिहार एसआई में। अब कैसे याद रखें कि सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन हम ले भी देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है हमको। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऐसे याद, इसको पहले किया क्यों गया, तो ब्रिटिश शाही जरूरतों, सटीक वैज्ञानिक औजारों और सर्वेक्षण पद्धतियों का विकास के साथ मानचित्र तैयार करने के लिए इसका गठन किया गया। 1878 मतलब समझ सकते हो, लिप्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में एक प्रेस लाया, न्यूज़पेपर। इसमें किस ज़मीन का सर्वे कैसे किया जाएगा, एकदम बढ़िया तरीके से इसके लिए गठन किया इसका। तो ये बिहार एसआई में भी पूछ सकता है, टीआरई में भी पूछ सकता है, कहीं पर पूछ सकता है। अब आइए यहाँ पे, औपनिवेशिक काल के दौरान बनाए गए मानचित्रों के संदर्भ में आप कथन चुनिए, कौन सा सही है। इन नक्शों में शहरों, गरीब बस्तियों और झुग्गी झाड़ियों को बहुत स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। नक्शा में उतना अभी इंक्लिनेशन नहीं आएगा कि स्पष्ट रूप से ये क्या है, कभी आ सकता है। इन नक्शों में अंग्रेज शासकों की सोच और निहित भेदभाव पूर्वाग्रह उजागर होते हैं। बिल्कुल, नक्शा से ये पता चलता था कि इनके सोच, भेदभाव ये उजागर होते थे। नक्शे पर मौजूद रिक्त स्थान हमेशा खाली छोड़ दिए जाते थे, वहाँ कोई विकास कार्य नहीं होता था। अब ये भी हमको नहीं पता, ये भी गलत है, क्यों छोड़ते थे। भारतीय लोग ने इन मानचित्रों को बनाने के लिए अंग्रेजों की स्वेच्छा से सटीक जानकारी देते थे। अरे नहीं देते थे सटीक जानकारी भाई, कभी झूठी जानकारी अभी भी दिया जाता है। तो ये है, तो यहाँ पर क्या है, भेदभाव नीति। ठीक है, जगह नहीं छोड़ते थे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको पता है कि 1900 से लेके 1940 के बीच, 40 सालों के अंतर के बीच भारत की कुल आबादी, शहरी आबादी का हिस्सा कितने परसेंट से बढ़कर कितना हो गया, तो 10% से बढ़कर 13% हो गया। 10% से बढ़ के 13% आ गया। रुझान में 2.2% का लगभग बढ़ोतरी हुआ, 10% से बढ़कर 13% हो गया। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 19वीं सेंचुरी के 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 1940 तक के दौरान, मतलब कि
1940 दौर के दौरान भारत में अर्बनाइजेशन हुआ, उसकी प्रवृत्ति के संबंध में आप कथन को बताएं और विश्लेषण करें। सन 1800 के तुरंत बाद ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण पूरे देश में शहरीकरण की गति अत्यधिक तीव्र हो गई, जिसने पुराने शहरों को पूरी तरीके से प्रतिस्थापित कर दिया। यह पुराने शहर, एक तो पहली बात कि शहरीकरण इतना तेज़ी से भी नहीं होने लगेगा। कितना हुआ 40 साल में, आपको पता है 10 से कितना हो गया, 13% हुआ। तो क्या इसको बहुत तेज़ी कहेंगे? नहीं ना। दूसरी बात है, क्या कभी पुराने शहर को कोई प्रतिस्थापित कर पाएगा? नहीं। पूरी तरीके से कर पाएगा? नहीं। हाँ, रेलवे आया था तो वो बात अलग है कि मिर्ज़ापुर का जगह जमालपुर ले लिया, वो अलग बात है। क्वेश्चन है ऐसा, यहाँ पे देखिए, हालांकि 1900 से 1940 के बीच शहरी आबादी में 3% की पूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन समग्र रूप में पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआत के दशकों में शहरीकरण की वार्षिक विकास दर अत्यंत धीमी रही। हाँ, ये बात सही कि 3% की गई, लेकिन जो विकास दर क्या थी, अत्यंत धीमी थी। ये भी सही है, ये सही है। पहला स्टेटमेंट क्या था, गलत। सेकंड सही था। अपरिवर्तनशील के बावजूद छोटे कस्बों में आर्थिक रूप से विकास होने के अवसर कलकत्ता जैसे महानगरों की तुलना में बहुत अधिक थे। छोटे कस्बा ज़्यादा विकास हो जाएगा महानगर की तुलना में। 1900 से 1940 के बीच 40 वर्षों के दौरान शहरी आबादी का अनुपात 13% से घटकर 10% रह गया। शहरी आबादी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण को दर्शाता है। अब ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है बता रहे। जो शहरी आबादी है वो 10 से 13% हुआ था ना, घटी थोड़ी थी। शहरी आबादी अभी तो बताएं 10 से 13% हो गया था, जबकि आपको पीछे क्या बोल रहा है ये कि 40 वर्षों में, मतलब कि ये जो डाटा है इसी सवाल को उल्टा घुमाया हुआ है। कहाँ गया, इसी सवाल को आपको उल्टा घुमा के दिया है, तो आपको घूमना नहीं है, याद रखना है कि शहरीकरण बढ़ा बिल्कुल 10 से 13%। यहाँ दे रहा है 13% से घट के 10% हो गया, गलत है। दिस इज राइट। चलिए ठीक है। अब ये वाला देखिए, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। भारत में शहरीकरण देखो, पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर लगातार बढ़ते बढ़ते 12% तक पहुँच गया। 9, 10, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ से सवाल, 1853 में कब 1853 में भारत में किस परिवहन व्यवस्था का शुरुआत हुआ जिसने शहरीकरण की काया पलट कर दी? सबको पता है कि 1853 में ही रेलवे चला। ठीक है। रेलवे लाइन के आने से, अच्छा यहाँ देखो, रेलवे लाइन के अस्तित्व के आने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक पारंपरिक व्यापारिक केंद्र था अपनी पुरानी पहचान खोने लगे? तो मिर्ज़ापुर की जगह कौन ले लिया था? जमालपुर। मिर्ज़ा भैया की जगह कौन ले लिया? जमालपुर। अब रेलवे के आने के बाद जो कुछ पुराने जगह थे वो कुछ नए जगह की ओर व्यापारिक केंद्र शिफ्ट होने लगे। गंगा नदी के किनारे स्थित जो मिर्ज़ापुर था, दक्कन में कपास और सूती वस्त्र का एक संग्रह का प्रमुख केंद्र था पहले, लेकिन बम्बई तक जाने वाली रेलवे लाइन शुरू होने के बाद इसका महत्व घटने लगा। अब मिर्ज़ापुर की जगह ले लिया जमाल भाई किस में है? इसमें है। ऐसे भी देखो, इसको ऐसे याद कर सकते हो, पहले चलता था गैंग्स ऑफ वासेपुर, अब चलता है क्या? अरे वो नया धुरंधर। तो इसमें मिर्ज़ापुर था, इसमें जमाल भाई है, ऐसे याद रखो। अब यहाँ पे देखो, भारत में शहरीकरण इतना से इतना के बीच के तालिका के अनुसार 1941 में कुल आबादी का शहरीकरण कितना था? हम बताए थे कि 9, 10, 9, 10, 11, 12% तक पहुँच गया था। कितना पहुँच गया था 1941 में? 12% तक। कितना पहुँच गया था? 12% तक। कितना पहुँच गया था? 12% तक। और यही पूछे आपको, अभी पूछा था कि 1900 से लेके 1940 के बीच 10 से 13% हो गया था। लगभग 3% की बढ़ोतरी धीमी रूप में दिखाई पड़ी थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? आप सबको पता है 1853। 54 पे नहीं मार के आ जाना, 54 डाक व्यवस्था है शायद।
अब बताएं कि रेलवे नेटवर्क के आने से हम सबको पता है, रेलवे नेटवर्क के आने से मिर्ज़ापुर का जगह कौन ले लिया था? तो जमालपुर ले लिए थे, जमालपुर ले लिया था। रेलवे नेटवर्क आने के बाद जमालपुर, वोल्टियर, रायबरेली, जहाँ पे वो रहती है, वोल्टियर, रायबरेली, ये सब शहर रेलवे वर्कशॉप और कॉलोनी के रूप में स्थापना होने लगे, रेलवे नगर के कारण अस्तित्व में आए, जिसके कारण मिर्ज़ापुर ये सब है अपना जो पारंपरिक शहर है वो महत्व खोने लगा। ये बात रेलवे के लिए सही है। अब इसमें आपको बताना है कौन सही है। इसमें आप पढ़ोगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रेलवे के संदर्भ में आपको कथन चुनना, उसके प्रभाव के संदर्भ में। तो ये पहला कथन देखो, रेलवे के विकास से पूर्व गंगा घाटी नदी पर तट मिर्ज़ापुर का महत्व था, बिल्कुल। फिर यहाँ पे बोल रहा है रेलवे आने के बाद 1853 में जो रेलवे आने के बाद रेलवे स्टेशन स्थापित हुए, ये भी सब सही है। हमको इस पर फोकस नहीं कराना है, इस पर हम आपको फोकस कराना चाहते हैं। एग्जाम में यहाँ पे फंस सकते हैं कि रेलवे नेटवर्क के विस्तार ने देश के पारंपरिक व्यापारिक मार्गों को मजबूत किया, जिससे पुरानी नदीय तटीय व्यापारिक शहर का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ीकरण हुआ, मजबूत हुआ। आपको फर्स्ट ऑफ टाइम लगेगा कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एग्ज़ाम में इसी पर फोकस करना है आपको टीआरई में, चाहे एसआई में। यहाँ क्या लाइन लिखा है ये कि देश के पारंपरिक व्यापारिक मार्गों को मजबूत किया, गलत। ये लाइन बिल्कुल गलत है। रेलवे में तो उल्टा इसको ध्वस्त कर दिया। मिर्ज़ापुर की जगह कौन ले लिया? जमालपुर ले लिया, है ना। मिर्ज़ापुर पुराना केंद्र था, अब जमालपुर नया केंद्र के रूप में आ गया। तो ये चीज़ क्या है? थर्ड पॉइंट पे आपको यही फोकस करना था। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। रेलवे ने पारंपरिक नदी और सड़क मार्गों पर आधारित व्यापारिक नेटवर्क को पूरी तरीके से बदल दिया। इसके कारण आर्थिक गतिविधियों का केंद्र पुरानी व्यापारिक शहर से दूर चले गए। मिर्ज़ापुर जैसे शहर जो मुंबई जाने वाले रेलवे लाइन पर अपनी पहचान खोने लगे, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए रेलवे ने पुराने शहरों को सुदृढ़ नहीं किया, बल्कि काया पलट कर दी, उसकी पहचान को कर दिया, उसका महत्व को कम कर दिया। जैसे मिर्ज़ापुर की जगह जमालपुर दे दिया। अब यहाँ पे देखो, इंग्लैंड में हुआ औद्योगिक क्रांति। आपको पता है इंग्लैंड में हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद औपनिवेशिक शहर के बदलते स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन को विचार कीजिए। औद्योगिक क्रांति के बाद औपनिवेशिक शहरों जैसे मुंबई, मद्रास, कलकत्ता का आर्थिक स्वरूप देश के पारंपरिक आंतरिक शहरों और कस्बों को पूरी तरीके से भिन्न है, बिल्कुल। औपनिवेशिक क्रांति के बाद क्यों हुआ ऐसा? व्यापार की प्रवाह दिशा बदलने, भारत में तैयार माल के निर्यातक के स्थान पर मुख्य रूप से कच्चे माल का निर्यातक बन गया, बिल्कुल। अब भारत क्या बन गया? कच्चे माल का निर्यातक और आयात माल का, बने हुए माल का आयातक बन गया। ये बात बिल्कुल सही है, काया पलट हो गई थी। औपनिवेशिक शहर जो प्रेसिडेंसी है वो शुरुआत में केवल संग्रह डिपो के, मतलब कि स्टोरेज हाउस के रूप में काम किया, लेकिन समय के साथ वो आर्थिक गतिविधियों के नए आधुनिक केंद्र बन गए, बिल्कुल। इनका जो इकोनॉमिक ढांचा था देश में पूरे पुराने पारंपरिक और नदी तटीय कस्बों को एकदम अलग था, क्योंकि ये सीधे वैश्विक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब यहाँ से इसमें सवाल, औपनिवेशिक काल के दौरान लेखक जो थे यानी कि ब्रिटिश अधिकारियाँ, वो अपने लेखन में व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन सब में किसकी बात करते? व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन का मतलब है नस्लीय भेदभाव और सामाजिक विभाजन, इसकी बात करते हैं। नस्लीय भेदभाव और सामाजिक विभाजन की भेदभाव करते हैं। पाठ के अनुसार अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता आने के बाद नस्लीय फर्क और तीखा हो गया। ब्रिटिश आबादी वाले सुरक्षित और किलेबंद इलाकों को जो थे उसको व्हाइट हाउस गोरा शहर कहा गया, जबकि भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार वाले इलाकों को ब्लैक टाउन बोला गया। यही नक्शा में भी भेदभाव प्रकाशित हो रहा था, अभी थोड़ा देर पहले बात हुआ था। तो ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन का कंसेप्ट समझ में आ गया। ब्लैक टाउन में हमको रखेगा, व्हाइट टाउन में खुद रहेगा। फिर है यहाँ पे कि औपनिवेशिक शहर जैसे कलकत्ता, मुंबई और की ज़्यादातर कामकाजी आबादी किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो औपनिवेशिक शहर के ज़्यादातर लोग टर्शरी क्षेत्र में आते हैं। बताओ, हमको लगेगा सेकेंडरी या प्राइमरी होगा? नहीं, यही भी फोकस करने वाला पॉइंट है। तो ज़्यादातर कामगार क्षेत्र है वो टर्शरी यानी कि सेवा देने के क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग के उत्पादन तो होता ही नहीं था।
और कृषि को भी नीचे ढकता जाने लगा। वो भी शहर में बोल रहा था, शहर में कृषि कहाँ से आएगा, है ना। 1970 के मध्य किस परिवहन ने, ये तो पता ही है, परिवहन ने बंदरगाह शहरों को भीतर ग्रामीण इलाकों और दूर दराजों से जोड़ दिया। तो पता ही, आप सबको पता है कि रेलवे जोड़ देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपको पता करना है, ये सही है कि गलत आपको पता करना है। कहाँ पर है, एक सेकेंड, सही गलत इसको पता करना है। 18वीं सदी और 19वीं सदी में भारत के औपनिवेशिक शहर जैसे कि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बंदरगाह शहरों में किलाबंदी मुख्य रूप से स्थानीय राजाओं के विद्रोह से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए थे। बिल्कुल, राजा किलाबंदी क्यों करते हैं? विद्रोह को सुनिश्चित करने के लिए। नस्लीय भेदभाव की शुरुआत राजनीतिक सत्ता पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में आने के बाद हुई। इसके पहले व्हाइट टाउन, ब्लैक टाउन की कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उनके आने से पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था भारत में। ये भी लाइन बिल्कुल सही है। व्हाइट टाउन, ब्लैक टाउन तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। फिर उसके बाद बोला 1850 के दशक में भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई, जिसमें बम्बई में मुख्य रूप से यूरोपीय पूंजीपति द्वारा सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई। ये स्टेटमेंट भी बहुत फोकस आपको करना है, बताएंगे ये गलत है। और ये देखिए, इस शहरों की अधिकांश कामकाजी आबादी उत्पादन के बजाय मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में थे। बताए थे हम लोग के उत्पादन कम होता था। उस समय जो शहर का अधिकांश आबादी थे वो टर्सरी क्षेत्र में काम कर रहे थे। अभी भी भारत टर्सरी क्षेत्र में आगे हैं, उस समय भी आगे था अंग्रेज के आने के कारण। अब ये सभी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट आपको एग्जाम में क्या करेगा बच्चों, फंसाएगा। कैसे? तो आप देखिए ऐसे। 1850 के बाद भारत में आधुनिक उद्योग का विकास की शुरुआत हुई। पहली बात कि उद्योग लगे, कुछ कुछ उद्योग लगना शुरू हुए, जैसे 1815 ये सब बोल सकते हो, जिसमें मुंबई में मुख्य रूप से यूरोपीय पूंजीपति द्वारा सूती कपड़े मिल स्थापित की गई। गलत है। दो चीज आपको ध्यान रखना, एक तो सूती वस्त्र और एक जूट। जो सूती वस्त्र है, जो सूती वस्त्र है वो याद है, दवास जी कावर सबसे फेमस नाम है, दवास जी कावर हम लोग के यहाँ के थे। तो ये भारतीय लोग लगा रहे थे सूती वस्त्र, भारतीय उद्योगपति। जबकि जो जूट है वो लगा रहे थे यूरोपीय उद्योगपति भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बम्बई में जो कॉटन वाला था वहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स है। तो ये क्या है, गलत है स्टेटमेंट, याद रहेगा, ऐसे पार्ट के देखना आपको, ठीक है। तो देखो, सूती वस्त्र कौन लगाता और जूट वाला कपड़ा कौन खोल रहा था, याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो रखा लिया जाए। अब यहाँ पे देखते हैं 19वीं सदी में रेलवे का विस्तार हुआ। बिल्कुल सही बात है, रेलवे का विस्तार हुआ। औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों जैसे मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के आर्थिक और जनसांख्यिकी के ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा? रेलवे के विकास के कारण ये जो बंदरगाह है, ठीक है, उसके डेमोग्राफिक पे क्या ये कारण पड़ा? बी, इसके कारण जो है कच्चे माल का निर्यात पूरी तरह रुक गया। कच्चे माल का निर्यात पूरी तरह रुक गया और इन शहरों की अर्थव्यवस्था केवल आंतरिक व्यापार पर केंद्रित हो गई। ये गलत है। कैसे रुक जाएगा? रेलवे के विस्तार से ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में बंदरगाह शहरों गहरे तौर पर जुड़ गए, जिससे कच्चे माल और सस्ते श्रम की उपलब्धता और आसानी हो गई, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को विकास मिला इंग्लैंड में, ठीक है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, याद है ना, टर्सरी था। अब ये पेज करेंगे। चलो अभी यहाँ पे देखो, औपनिवेशिक काल में, यानी कि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासकों ने
कॉमर्शियल कल्चर को प्रतिबिंबित करने के लिए किस स्थान पर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र विकसित हुआ? तो जो कॉमर्शियल कल्चर है उसको बंद करने के लिए नदी या समुद्र के किनारे बंदरगाह या गोदाम या घाटों के पास, ठीक है, ये याद रहेगा बिल्कुल। फिर भी कलकत्ता में जो स्थित था राइटर बिल्डिंग्स, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था? नाम में छुपा हुआ राइटर्स, तो यह कंपनी के क्लर्क थे जिन्हें राइटर्स बोला जाता, और ये लिपिक का काम करते हैं, ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग याद रहेगा। पाठ के अनुसार औपनिवेशिक भारत में कौन से दो प्रमुख औद्योगिक शहर थे? कानपुर और जमशेदपुर, ये लोग औपनिवेशिक शहर थे, ठीक है। कलकत्ता में जो स्थित थे राइटर्स बिल्डिंग मूल रूप से किसके लिए बनाई गई थी? तो लिपिक और या फिर क्लर्क के लिए। फिर से औपनिवेशिक शासकों ने अपने रहने के लिए किस प्रकार के मकान बनाए जो कि उनकी नस्ली श्रेष्ठता और अंतर को दर्शाते हैं? तो यूरोपीय शैली के महलनुमा मकान और गार्डन हाउस। यूरोपीय शैली में वो लोग महलनुमा मकान और गार्डन हाउस बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन दिए गए गद्यांश के संदर्भ में औपनिवेशिक भारत में शहरी और आर्थिक चरित्र के संबंध में कथन पे आप विचार कीजिए। औपनिवेशिक शहर भारत के शहर में जो भी है भारत के शहरी और आर्थिक चरित्र के संबंध में विचार कीजिए। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जैसे महानगरों के तीव्र विस्तार ने औपनिवेशिक भारत की समग्र अर्थव्यवस्था में एक व्यापक सकारात्मक और अनुपातिक संरचनात्मक परिवर्तन को जन्म दिया। स्ट्रक्चरल मतलब जो ये सब हुआ इसके कारण स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कानपुर और जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर के उद्भव के बावजूद औपनिवेशिक नीति की पक्षपातपूर्ण और भेदभाव प्रकृति ने भारत को एक पूर्ण विकसित आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र में परिवर्तित होने से रोका, बिल्कुल रोका भारत को। यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक के दौरान जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और चयनात्मक शहर हुआ, सेलेक्टिव अर्बनाइजेशन भी हुआ, इस प्रक्रिया के साथ साथ चल रही थी, जिसके कारण कानपुर विशिष्ट विनिर्माण उत्पाद जैसे चमड़े वस्त्र तक ही सीमित रह गया, बिल्कुल। पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला क्या गलत है कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास बड़े शहर तो विकसित हुए लेकिन इसमें औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था में कोई नाटकीय इजाफा नहीं हुआ। औपनिवेशिक शहरी मुख्य रूप से संसाधनों के दोहन और निर्यात पर निर्भर था, न कि भारत की इंटरनल इकोनॉमिक विकास पे, ठीक है। इसमें महानगरों के बढ़ने का कोई व्यापक सकारात्मक परिवर्तन या संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब ये पहला गलत है। जो ये सब का तीव्र विस्तार हुआ, ये सब सही है, लेकिन इसके कारण कोई स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये याद रखेंगे। इस पर आपको एग्जाम में फोकस करना है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे वास्तुकला, नौकरशाही, नस्ली पृथक्करण, ठीक है। इसके ऊपर कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग और औपनिवेशिक शहर यानी कि गार्डन हाउस के निर्माण के पीछे सिंबॉलिक और स्पैटियल उद्देश्य क्या था? मतलब राइटर्स बिल्डिंग क्यों बनाया गया था? तो राइटर्स बिल्डिंग्स बनाया गया था विलासतापूर्ण जीवन शैली का प्रदर्शन करने के लिए। हमको तो नहीं लग रहा है राइटर्स बिल्डिंग बनाया गया था लिखने के लिए, क्लर्क के लिए बनाया गया था, स्पेशली राइटर्स के लिए, लिपिक के लिए। जबकि यहाँ पे कर रहा है नस्लीय श्रेष्ठता, ये सब क्या क्या बोल रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा। आगे देख रहे हैं औपनिवेशिक सत्ता की प्रशासनिक शक्ति, संस्थागत नियंत्रण और भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के बढ़ते प्रभाव और अधिकार का भौतिक प्रतीक, ये सही हो सकता है। गार्डन हाउस इस कारण बनाया गया था अपनी शक्ति को दिखाने, कंट्रोल को दिखाने, ब्यूरोक्रेसी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। तो दूसरा सही हो सकता है, पहला गलत।
पहला हाँ ये अच्छा, ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसके लिए, और ये सब जो चीज़ लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है इसके लिए। गार्डन हाउस जो था विलासता गार्डन में क्या करेगा, विलासतापूर्ण जीवन शैली ही जिएगा। राइटर हाउस में क्या करेगा, ब्यूरोक्रेसी, ऐसा पकड़ना था, ठीक है। तो राइटर हाउस में क्या करेगा, अपना शक्ति दिखाएगा, विलासतापूर्ण जीवन का, ये नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का, ये चीज़ सही है दोस्त। गार्डन हाउस का क्या है, गार्डन हाउस का तो इसमें नस्लीय भेदभाव दिखाया गया। यहाँ पे मुख्य गार्डन हाउस क्यों बनाया गया, तो यूरोपीय व्यापारी और एजेंटों ने शहर के मुख्य आबादी से भीड़ भाड़ से दूर एक उप शहरी इलाकों में बड़ी बगीचा घर बनाए। इनके साथ ही क्लब, रेस कोर्स, रंगमंच स्थापित किए जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित थे। यह इस बात का प्रतीक था कि शासक वर्ग स्वयं को स्थानीय भारतीयों के सामाजिक भौगोलिक रूप से अलग रखना चाहते थे, ठीक है। इसका गार्डन हाउस, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, फोकस रखना है आपको। इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी और शक्ति, पावर, इसका मतलब भोग विलास, ठीक है। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कौन सा कथन सही है, 1 2। औपनिवेशिक शहर और वास्तुकला की सामाजिक संरचना, 18 और 19 सेंचुरी के कलकत्ता के संदर्भ में आप कथन पे विचार कीजिए, ठीक है। कलकत्ता के संदर्भ में चौरंगी के मैदान पूर्वी किनारे पर बने अंग्रेजों के निजी मकान के मुख्य रूप से पाल्डायन शैली का उपयोग किया गया था, जिसमें सामग्री को बेचने के लिए बड़े बरामदे का बनाए गए थे। तो ये जो मकान बने थे कौन शैली में, इस पर फोकस करना है, पाल्डियन शैली। कौन शैली में, पाल्डियन शैली में। दूसरी बात है यहाँ पे ब्लैक टाउन को लेकर, इस पर फोकस करना है। अमीर भारतीय एजेंट और बिचौलियों ने अपने यूरोपीय स्वामी का प्रभावित करने और समाज में अपनी उच्च हैसियत प्रदर्शित करने के लिए ब्लैक टाउन में पारंपरिक रूप से दलानी मकानों और मंदिरों का निर्माण कराया। ये स्टेटमेंट कैसा है, सही कि गलत? ये भी सही है कि ब्लैक टाउन में क्या किया था, अमीर भारतीय एजेंट और बिचौलियों ने अपने यूरोपीय स्वामी को प्रभावित करने के लिए ये ब्लैक टाउन में क्या किए, जाके यूरोपीय मंदिर बना दिए ताकि उसके स्वामी क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए कि देखो ब्लैक टाउन तो किसका है, इंडियंस का है, लेकिन हमने तुम्हारा उसमें भी चर्च वगैरह बनवा दिया। फिर है मार्बल पैलेस, संगमरमर महल कलकत्ता में ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक निवास के रूप में बनाई गई सबसे भव्य इमारतों में से एक थी। गलत है, सबसे भव्य इमारत में से एक ये नहीं थी। सबसे तीसरा क्यों गलत है, तो द मार्बल पैलेस कलकत्ता में स्थित ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा नहीं, ये नए कच्ची